तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था, जहां पर हमने प्रिपरेशन करी थी बैक्टीरियल वैक्सीन की, टॉक्सोइड की, वायरल वैक्सीन की, एंटीटॉक्सिन की और सीरम की। और वैक्सीन को बनाने के बाद हमने स्टोरेज कंडीशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट देखा था कि जो वैक्सीन होती है उसकी स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए। अब आज का जो आपका लेक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। या तो आपको पूछ लेते हैं कि एप्लीकेशन बताइए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की, या आपको पूरी ही हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी 10 मार्क्स में पूछी जाती है, जहां पर आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है और प्रोडक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन किस तरह से करना है। तो ये सब हमें देखना है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में। मैं आपको बता देता हूं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। हम क्या बनाते हैं यहाँ पर? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम बनाते हैं। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनानी है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो किस तरह से उसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद प्यूरिफिकेशन हम किस तरह से करेंगे, और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यह लेक्चर 10 मार्क्स में आता है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। आज का जो आपका लेक्चर है ये लेक्चर समझने वाला है, रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से आप क्या बना सकते हो? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, इसका प्यूरिफिकेशन और इसकी एप्लीकेशन हमें देखनी है आज के इस लेक्चर में। ठीक, कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती कैसे है। तो देखो, दो साइंटिस्ट थे, एक तो है जी कोहलर और एक है सी मिल्स्टिन। ठीक, 1975 की बात है, इन्होंने डिस्कवर करा था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया था जी कोहलर, सी मिल्स्टिन 1975 में। अब यहाँ पर कैसे क्या होगा वो ध्यान से सुनते चाहिए। अभी शुरू में आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बट एट द एंड आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बस ध्यान से सुनते चाहिए। अभी तक तो आपको क्लियर है, कुछ भी नहीं बताया मैंने सिर्फ इतना सा बोला कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकते हो। ठीक है, और जी कोलर, सी मिल्स्टिन ने 1975 में डिस्कवर की थी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को। अब आगे देखिए, जो आपका बी लिम्फोसाइट है, देखो हमें बनाना क्या है? एंटीबॉडी। तो लिम्फोसाइट तो चाहिए ना, तो जो आपका बी लिम्फोसाइट है उसे हमें फ्यूज कराना है कैंसर सेल से। अभी सिर्फ सुनते चाहिए, बी लिम्फोसाइट को किससे फ्यूज कराना है? कैंसर सेल से। तो उससे बनेगा हमारे पास एक हाइब्रिड, और इस हाइब्रिड को हमें कराना है कल्चर या फिर सब कल्चर। आई रिपीट, सबसे पहले लेना है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को कराना है फ्यूज कैंसर सेल से, तो बनेगा हाइब्रिड, और इस हाइब्रिड का हमें कराना है कल्चर और सब कल्चर। अब ये जो हाइब्रिड हमारे पास बना है, ये जो हाइब्रिड सेल हमारे पास बनी है कल्चर कराने के बाद, ये बना सकती है एंटीबॉडीज। तो ध्यान से सुनना, ये बी लिम्फोसाइट, इसको हमने कैंसर सेल से इसलिए फ्यूज कराया क्योंकि कैंसर सेल के पास अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, और ये बहुत ज्यादा सेल डिवाइड करती है कैंसर की, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। तो अगर कैंसर सेल को बी लिम्फोसाइट के साथ में फ्यूज करा दूं तो बी लिम्फोसाइट भी क्या करेगी? अनकंट्रोल डिवीजन करेगी, और अगर ये अनकंट्रोल डिवीजन करेगी तो अनकंट्रोल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। ये फायदा है हमें, तो ध्यान रखना। इसलिए हम फ्यूज करा रहे हैं बी लिम्फोसाइट को कैंसर सेल से, इसलिए फ्यूज करा रहे हैं क्योंकि कैंसर सेल में अनकंट्रोल डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। तो बी लिम्फोसाइट भी अनकंट्रोल डिवीजन करेगी, और जब बी लिम्फोसाइट अनकंट्रोल डिवीजन करेगी तो वो अनकंट्रोल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है, बहुत सारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। तो बी लिम्फोसाइट फ्यूज विद कैंसर सेल, जिससे बनता है एक हाइब्रिड।
हाइब्रिड को करना है लेबोरेटरी में कल्चर या फिर सब कल्चर, जिससे बनेगी एक हाइब्रिड सेल, और ये हाइब्रिड सेल जो है एंटीबॉडी बना सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्यूमर सेल इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि वहां पर इनडेफिनाइट डिवीजन होता है, और बी लिम्फोसाइट को हमने पहले से ही प्रोग्राम किया हुआ है कि आपको ये वाली एंटीबॉडी बनानी है। कोई एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी ना, तो बी लिम्फोसाइट प्री प्रोग्राम टू रेस्पॉन्ड ए सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन। ठीक है, एंटीजन का मतलब होता है जो हमें नुकसान पहुंचाने आ रहा है, तो उसके खिलाफ हमारी जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी बनाएगी। ये आपको पहले से पता होगा कि एंटीजन जो हमें नुकसान पहुंचाता है, पूरी इम्यूनिटी पढ़ ली आपने, अब तो आपका आइडिया हो गया होगा कि एंटीजन वो जो हमें हमारी होस्ट सेल को, हमारी होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाए, और एंटीबॉडी उसके खिलाफ रिलीज करती है हमारी इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा बी लिम्फोसाइट है उसको प्री प्रोग्राम किया गया है किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। अब यहां पर देखिए, अब लास्ट में एंटीजन प्लस लिम्फोसाइट रैपिड डिवीजन। ठीक है, जैसे ही एंटीजन आएगा, एंटीजन आया मान लीजिए, एंटीजन क्या है हमारे लिए नुकसानदायक, और हमारी लिम्फोसाइट क्या करेगी, उस पर अटैक करने की कोशिश करेगी, तो हमारी लिम्फोसाइट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर सकती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकती है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बना सकती है, क्योंकि उसे हमने हाइब्रिड बना लिया, उसे हमने कैंसर सेल से फ्यूज करवा लिया। तो इस तरह से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। यहां पर लास्ट में लिखा भी हुआ है रैपिड डिवीजन इन लिम्फोसाइट। क्लियर हुआ? और ये टेक्निक किसने डिस्कवर करी थी? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, सी मिल्स्टेन और जी कोलर ने 1975 में। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपको दिखा रखा है कि बीटा सेल अगर डिवाइड करेगी तो बहुत सारी बीटा सेल बना लेगी और बहुत सारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। क्या कहते हैं? क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है, अब ये देखिए, ये है डाईहाइड्रोफोलेट। डाईहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और टेट्राहाइड्रोफोलेट से फाइनली हमारा डीएनए का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर कुछ पाथवे आपको दिखा रखे हैं, जैसे हाइपोजेंथिन, HGPRT एंजाइम वहां पे डलता है, थाइमिडिन। ठीक है, और इन सबसे न्यूक्लियोटाइड बनता है डीएनए आरएनए। तो ये कुछ पाथवे हैं जिनसे अल्टीमेटली आपका डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए। ठीक, अब हमें देखना है प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम कैसे बना सकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि हम कैंसर सेल से क्यों फ्यूज करा रहे, क्या होता है, सारा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब देखते हैं प्रोडक्शन, कि किस तरह से प्रोडक्शन होता है, किस तरह से आप एंटीबॉडी को बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन में आपको स्टेप्स दे रखी है, जैसे इम्यूनाइजेशन, सेल फ्यूजन, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा, स्क्रीनिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, क्लोनिंग एंड प्रोपोगेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड स्टोरेज। तो टेंशन मत लो, वन बाय वन देखेंगे, और इतनी ईजी है कि 10 मिनट में ऐसे याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। देखो, सबसे पहली स्टेप है फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में सबसे पहली स्टेप है इम्यूनाइजेशन। देखो, सबसे पहले आपको लेना है एक चूहा। आपको दिख रहा है ना, एक चूहा, एक माउस आपने ले लिया। उस माउस में आपको इंजेक्शन लगाना है एंटीजन का। अब आप बोलोगे सर एंटीजन तो खतरनाक होता है, वो माउस बेचारा मर जाएगा, उसमें एंटीजन क्यों लगा रहे हो? एंटीजन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि माउस में जो ब्लड वगैरह है, माउस में जो इम्यूनिटी है, माउस में एंटीबॉडी बनने लगेगी ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एंटीजन को डाल रहे हैं, और अगर एंटीजन को डालेंगे तो क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगी। आई रिपीट, माउस में हम इंजेक्शन लगाकर इस एंटीजन को डाल रहे हैं। ये जो एंटीजन दिख रहा है ना, इसको डाल रहे हैं इंजेक्शन लगाकर, और बार बार डाल रहे हैं, मल्टीपल टाइम डाल रहे हैं, ताकि माउस में एंटीबॉडी बने। क्या बने? माउस में एंटीबॉडी। और माउस में एंटीबॉडी कौन बनाएगा? वही बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती है और एंटीबॉडी बनाती है। कब? जब आप बार बार एंटीजन डाल रहे हो, माउस में एंटीजन आएगा, तो एंटीजन के खिलाफ माउस की जो इम्यूनिटी है वो बीटा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगी, तो एंटीबॉडी बढ़ती जाएगी। तो जब हमें लगे कि बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडी बन चुकी है, आई रिपीट, जब हमें लगे कि एंटीबॉडी बहुत सारी बन चुकी है माउस में, उस टाइम माउस को किल कर दो। सर बड़े खराब हो आप। अरे भाई, मैं खराब नहीं हूं, ये प्रोसेस खराब है। सबसे पहले चूहे को लो, ठीक है, फिर उसमें एंटीजन डालो बेचारे में, फिर उसमें एंटीबॉडी बनाओ, और जब ऑप्टिमल एंटीबॉडी बन जाए, जब आपका काम हो जाए, तो आप उसको किल करके बोल रहे हो सेक्रीफाइस। ये कौन सा सेक्रीफाइस हो गया? ये तुम्हारा फायदा हो गया। ठीक है, हमें तो एंटीबॉडी मिल रही है, बेचारा चूहा। सब RIP लिख के जाना कमेंट में। हाँ, RIP टू माउस। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो,
जैसे ही हमने चूहे को सेक्रीफाइस कर दिया, अब उसकी स्प्लीन को हमें निकालना है। और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि एसेप्टिकली निकालो ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह वहां पे ना लग जाए। साथ ही साथ स्प्लीन में से हमें जो भी फालतू का मटेरियल है, फालतू का मटेरियल जैसे कि अदर सेल, सेलुलर डेब्रिस, उन सबको रिमूव करना है। ठीक है, तो किससे रिमूव करोगे? डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन में इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आप जो है सेपरेट कर लोगे आपकी स्प्लीन की लिम्फोसाइट को। बाकी सेलुलर डेब्रिस को अलग कर दोगे, जो भी सेलुलर डेब्रिस होगा, सेल का जो भी वेस्ट होगा वो अलग हो जाएगा और आपकी स्प्लीन लिम्फोसाइट जो है अलग हो जाएगी। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको? ये आपकी पहली स्टेप हुई इम्यूनाइजेशन। नाम से पता लग रहा इम्यून डेवलप कर रहे हैं, वहां पे एंटीबॉडी बनवा रहे हैं। सबसे पहले चूहे को लिया, उसमें एंटीजन डाला, चूहे की बीटा लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाई। एंटीबॉडी बनाने के बाद सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडी जब बनी तो हमने चूहे को सेक्रीफाइस कर दिया और उसके बाद उसकी स्प्लीन को हमने एसेप्टिकली वहां से रिमूव कर दिया और उसके बाद हमने उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया ताकि जो भी सेलुलर डेब्रिस हो आपकी स्प्लीन लिम्फोसाइट में वो हट जाए। ठीक है, अब आपके पास आ चुका है लिम्फोसाइट और अब आप आ चुके हो सेकंड स्टेप पे, सेल फ्यूजन। नाम से पता लग रहा सेल का फ्यूजन कराना है। तो जो भी आप लिम्फोसाइट लेकर आए थे उसको आपको फ्यूज कराना है HGPRT डिफेक्टिव मायोलिमा सेल। और ये मायोलिमा सेल मतलब कैंसर सेल। और आपको पता है कि कैंसर सेल से क्यों फ्यूज करा रहा हूं, क्योंकि यहां पर ग्रोथ करने की, डिवीजन करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी इसकी वजह से। तो HGPRT डिफेक्टिव, ये एंजाइम है HGPRT, इसकी डिफेक्टिव सेल होनी चाहिए। HGPRT डिफेक्टिव मायोलिमा सेल को मैं फ्यूज कराऊंगा उस लिम्फोसाइट से जो मैंने बेचारे चूहे को सेक्रीफाइस करके लेकर आया हूं। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। लिम्फोसाइट लेना है और लिम्फोसाइट को HGPRT डिफेक्टिव मायोलिमा सेल से जो है फ्यूज करा देना है। और फ्यूज कराने के बाद क्या होगा कि आपको इस मिक्सचर को PEG से ट्रीट करना है। जैसे मान लीजिए मिक्सचर बन गया लिम्फोसाइट का और HGPRT डिफेक्टिव मायोलिमा सेल का, तो ये जो मिक्सचर बना है ना, इस मिक्सचर को आपको ट्रीट कराना है PEG के सॉल्यूशन से। थोड़ी देर कराना और फिर इसको वॉश कर देना। वॉश क्यों करना है? क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, पर करना भी जरूरी है। तो ध्यान रखना, ये जो लिम्फोसाइट और HGPRT डिफेक्टिव मायोलिमा सेल का कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्प्लेक्स को आपको PEG से ट्रीट करना है। और जब आप इसे PEG से ट्रीट करोगे तो थोड़ी देर बाद आपको इसको वॉश भी कर देना है ताकि यहां से हट जाए, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। नीचे मैंने लिखा हुआ है द मिक्सचर ऑफ सेल इज ट्रीटेड विद PEG बट फॉर फ्यू मिनट बिकॉज इट्स टॉक्सिसिटी। ठीक है, फिर हमें इसको वॉश करना है ताकि हम PEG को रिमूव कर सके और फिर हमें इसको फ्रेश मीडियम में रख देना है। ठीक है, अब फ्रेश मीडियम में रखने के बाद आपके पास जो कॉम्प्लेक्स आएगा उसमें सब चीजें होंगी। हाइब्रिडोमास होंगे, फ्यूज सेल होगी, मतलब कुछ फ्री लिम्फोसाइट भी होंगे, कुछ मायोलिबा सेल भी होगी, मतलब ऐसा जो मिक्स नहीं हुए आपस में। लिम्फोसाइट अलग, मायोलिमा सेल अलग, HGPRT डिफिशिएंट मायोलिमा सेल अलग होगी, लिम्फोसाइट अलग होंगे और जो फ्यूज हो चुके होंगे वो अलग होंगे। तीन तरह से कंडीशन बनेगी। एक तो HGPRT डिफेक्टिव एंजाइम अलग होगा, ठीक है, आपका जो मायोलिमा सेल है वो अलग होगा, एक फ्री लिम्फोसाइट अलग होगी और एक इन दोनों का फ्यूजन होगा। तीन चीजें वहां पर मिलेगी। तो अब इन तीन चीजों में से हमें हाइब्रिड अलग निकालना है, मतलब फ्यूज वाला अलग निकालना है। ये तो हमें चाहिए ही नहीं लिम्फोसाइट मायोलिमा, हमें तो चाहिए फ्यूज वाला। तो इस फ्यूज वाले को, इस हाइब्रिडोमा को सेपरेट करने के लिए अब थर्ड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा। इससे पहले था फ्यूजन, और फ्यूजन होने के बाद जिसमें फ्यूजन हुआ है उनको निकालना है, क्योंकि उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा हमारी फ्यूज सेल। तो सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा। तो यहाँ पर सारा मटेरियल मैं रख दूंगा इस मीडियम में जिसका नाम है HAT मीडियम हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन थाइमिडिन। आई रिपीट, हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन थाइमिडिन। इस मीडियम में आपको रख देना है आपके सारे सेलुलर मटेरियल को। और उसके बाद क्या होगा कि जो हाइब्रिडोमा होंगे ना, हाइब्रिडोमा तो सर्वाइव कर लेंगे इस मीडियम में और ग्रो कर लेंगे। हाइब्रिडोमा क्या करेंगे? ग्रो कर लेंगे। और बाकी की जो भी फालतू सेल होगी ना वो सारी मर जाएगी यहाँ पर। तो ध्यान रखना, अगर आपको इनको अलग करना है ना, जैसे मायोलिमा सेल को अलग करना है, फ्री लिम्फोसाइट को अलग करना है हाइब्रिडोमा से, तो आपको इसको रख देना है HAT मीडियम में, मतलब हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन थाइमिडिन मीडियम में। ये एक कल्चर मीडियम है जहां पर आपका हाइब्रिडोमा सेल तो ग्रो हो जाएगा, पर जो बाकी की रिमेनिंग सेल है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी 7 से 10 दिन में। हाइब्रिडोमा सेल तो ग्रो हो जाएगी, आपकी फ्यूजन वाली सेल तो ग्रो हो जाएगी, बाकी जो है
स्लोली स्लोली डिसअपियर हो जाएगी 7 से 10 दिन में। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो, जितना अच्छा आप हाइब्रिडोमा सेल को रखोगे, हाइब्रिडोमा सेल को आप जितना अच्छा कल्चर मीडिया दोगे, हाइब्रिडोमा सेल को आप जितना अच्छा ग्रो कराओगे, ये उतनी ही अच्छी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो लास्ट में लिखा है स्क्रीनिंग द प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट आया है उसकी स्क्रीनिंग करानी है। द हाइब्रिडोमा सेल प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड एंटीबॉडी आर आइडेंटिफाइड बाय स्क्रीनिंग। देखो, जो हाइब्रिडोमा सेल है वो हमारी डिजायर्ड एंटीबॉडी निकालेगी, जो हमें चाहिए उसे हम स्क्रीनिंग कर लेंगे, छान लेंगे। द एंटीबॉडी सिक्रेटेड बाय द हाइब्रिड सेल इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और जो हाइब्रिड सेल, जो फ्यूज सेल एंटीबॉडी बनाती है, उसी एंटीबॉडी को तो हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मुबारक हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन गई। सबसे पहले इम्यूनाइजेशन, फिर सेल का फ्यूजन कराया, फिर हमने सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा, देन हमने करा दी स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एंड फाइनली वी गेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आफ्टर द स्क्रीनिंग हमें यहाँ पर क्लोनिंग एंड प्रोपोगेशन करना होगा। मतलब जो हमारे पास सिंगल हाइब्रिड सेल आई है, उस हाइब्रिड सेल को हमें और बढ़ाना होगा, उसके क्लोन बनाने होंगे। ठीक है, तो जो हाइब्रिड सेल है उसके क्लोन बनाने होंगे, ताकि जितनी ज्यादा हाइब्रिड सेल उतनी ज्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनेगी। तो हाइब्रिड सेल के क्लोन बनाने के लिए दो टेक्निक होती है, लिमिटिंग डाइल्यूशन मेथड और सॉफ्ट अगार मेथड। बस इतना याद रखना है, लिमिटिंग डाइल्यूशन मेथड एज वेल एज सॉफ्ट अगार मेथड। दिस टू टेक्निक आर यूज्ड टू क्लोन द हाइब्रिडोमा सेल, और वी कैन से हाइब्रिड सेल, फ्यूज सेल। ठीक है, तो ये हो गई प्रोडक्शन की बातें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन। अभी जो हमने प्रोडक्शन किया, अभी जो हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई, MAB मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एस का मतलब एंटीबॉडीज मतलब बहुत सारी, M का मतलब मोनोक्लोनल, AB का मतलब एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी हमने बनाई, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने बनाई हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, उसको करना है हमें प्यूरिफिकेशन। ठीक है, प्यूरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी के साथ जो सेलुलर डेब्रिस है, जो सेल का मटेरियल है, कुछ अदर सेल है, उन सबको हटाना है, और उन सबको हटाने के लिए प्यूरिफिकेशन तो करना जरूरी है। ठीक है, तो देखो, डिजायर्ड एंटीबॉडी मैंने दिखा रखी है आपको, ये हमारा मीडिया दिखा रखा है। ठीक है, और यहां से हमें इस डिजायर्ड एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। अब देखो, फॉर प्यूरिफिकेशन, देखो हो सकता है हमारे सैंपल में जिसमें हमने ट्रीट कराया हाइब्रिडोमा को, वहां पर कंटामिनेंट्स हो, ठीक है, कुछ कंटामिनेशन हो। तो इस वजह से कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए हम हमारी डिजायर्ड एंटीबॉडी का क्या कराएंगे? प्यूरिफिकेशन कराएंगे। सो फॉर प्यूरिफिकेशन द सैंपल इज मॉडिफाइड। ठीक है, किस तरह से प्यूरिफाई करेंगे? जो बाकी बची हुई सेल है उनको रिमूव कर देंगे, सेल के जो डेब्रिस है मतलब सेल का जो वेस्ट है उसको रिमूव कर देंगे, अगर कोई लिपिड पार्टिकल है तो उसे रिमूव कर देंगे, कोई क्लोटिंग मटेरियल है तो उसे रिमूव कर देंगे, और रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, और इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस तरह से राउंड 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 जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, तो वहां पर रिमूवल हो जाता है सेल का, सेल डेब्रिस का, लिपिड का, क्लोटेड मटेरियल का, और हमें मिल जाता है हमारा डिजायर्ड एंटीबॉडी। ठीक है, अब यहां पर मेंशन है कि इफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज नॉट सफिशिएंट, मान लीजिए एंटीबॉडी का जो कंसंट्रेशन है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है, आपको लग रहा है कि और आनी चाहिए थी एंटीबॉडी, ये तो बहुत ही कम एंटीबॉडी आई है, तो फिर आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराओ या डायलाइसिस कराओ। आप कराओ फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या होगा? और आपको कंसंट्रेटेड फॉर्म में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिलेगी, जो अगर वहां पर अटक भी गई होगी, रह भी गई होगी सेलुलर डेब्रिस के साथ, तो वह एंटीबॉडी भी आपको मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या डायलाइसिस फॉर कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस तरह से प्यूरिफिकेशन होगा। और अगर कोई चार्ज इंप्यूरिटी है, मान लीजिए आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ कोई अगर चार्ज इंप्यूरिटी है, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, एंडोटॉक्सिन है, तो इसको सेपरेट कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से चार्ज इंप्यूरिटी को रिमूव कर दो, और प्यूरिफिकेशन अगर करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन कर लो, और सेंट्रीफ्यूगेशन से अगर प्रोडक्ट सफिशिएंट नहीं आ रहा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर दो। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद जो प्यूरिफाइड एंटीबॉडी है वो रिकवर्ड आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस इल्यूशन। जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था तब मैंने आपको इल्यूशन समझाया था। ठीक है, यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर और यूनिट 1 के फर्स्ट लेक्चर में इल्यूशन बता रखा है मैंने। इल्यूशन का मतलब होता है रिमूवल करना,
यूजिंग ए लो पीएच बफर और ए जेंटल हाई सॉल्ट इल्यूशन बफर। ये आपको बफर यूज करना है, या तो लो पीएच बफर या फिर हाई सॉल्ट इल्यूशन बफर। ठीक, अब एप्लीकेशन की बात करें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो आपने बना ली। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का बहुत सारा पर्पस है। आप डायग्नोस्टिक में आप यूज ले सकते हैं, डायग्नोस करने में। आई रिपीट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन है इसकी। सेकंड है थेरेप्टिक एप्लीकेशन, थर्ड है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, एंड फोर्थ वन इज मिसलेनियस एप्लीकेशन। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले डायग्नोस करना देखेंगे कि आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से कौन कौन सी बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं, किस किस को आप ठीक कर सकते हैं। थेरेपेटिक एप्लीकेशन देखेंगे, प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन देखेंगे, और मिसलेनियस एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए, बात करते हैं डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन की, तो एलाइजा, और एलाइजा आप यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजे, ASSAY, एजे। ठीक है, ये होती है एलाइजा। तो एलाइजा एड्स के डिटेक्शन में काम आता है, तो आप इससे एड्स का डिटेक्शन कर सकते हो। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से आप एड्स का डिटेक्शन कर सकते हो, साथ ही साथ आप कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हो। आप अगर हार्मोनल डिसऑर्डर है तो उसका डिटेक्शन, मतलब उसकी डायग्नोज भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। हार्मोनल डिसऑर्डर में आप एनालाइज करने वाले हो थायरोक्सिन को, ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, इन सबको डिटेक्ट करके आप बता सकते हो कि कौन सा थायराइड डिसऑर्डर है। ठीक है, फिर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर को भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी को भी डिटेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी बाय मेजरिंग द यूरिनरी लेवल ऑफ HCG। HCG होता है ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, और ये हार्मोन तभी रिलीज होता है जब माँ जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के बाद ये हार्मोन रिलीज होता है, तभी रिलीज होता है। और जो प्रेगा न्यूज वगैरह आप लेकर आते हो ना, वहां पर जब आप यूरिन की ड्रॉप डालते हो, तो वो प्रेगा न्यूज भी एक तरह का HCG इंडिकेटर है। वो प्रेगा न्यूज बताता है कि HCG है या नहीं है। अगर HCG होगा, HCG प्रेजेंट है, तो मदर प्रेग्नेंट है, और अगर HCG नहीं है तो वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो प्रेगा न्यूज भी क्या होता है, HCG इंडिकेटर ही होता है, जहां पर हम यूरिन की ड्रॉप डाल के यूरिनरी लेवल में HCG का अमाउंट चेक करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम प्रेगनेंसी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन की मैं बात करूं, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को आप इमेजिनिंग की तरह भी यूज ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी पे मैं लेबल कर देता हूं आइसोटोप को, रेडियो आइसोटोप को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लेबल कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ऊपर एक आइसोटोप लगा दिया, रेडियो आइसोटोप, जैसे कि आयोडीन 131। अब क्या होगा, जैसे ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होस्ट में जाएगी, तो ये अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाएगी। जैसे अगर मुझे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पता लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ, कैंसर का पता लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पता लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को लेबल करके उस पे रेडियो आइसोटोप अटैच करके, जैसे कि आयोडीन 131, हम उससे इमेजिनिंग कर सकते हैं, वहां के फोटो वगैरह हम देख सकते हैं। तो कैंसर के केस में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एज वेल एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप ये टेक्निक का यूज ले सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन डायग्नोस्टिक इमेजिनिंग। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ थेरेपेटिक की, मतलब अब हमें सही करना है। तो देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे काम करेगी। आपको पता है एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी है तो एंटीजन से लड़ेगी और आपकी बॉडी को बचाएगी। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट थेरेपेटिक एजेंट है। क्यों? क्योंकि यार ये तो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है तो कोई सा भी इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल, वायरल, एलर्जन, पैथोजन, कुछ भी आ जाए, ये तो लड़ेगी ना, ये तो एंटीबॉडी है। साथ ही साथ इट डिस्ट्रॉय डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी पैथोजन आएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी पैथोजन आएंगे, उनसे भी ये लड़ेगी। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये काम आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एज वेल एज साइक्लोस्पोरिन। देखो अगर किसी तरह से हम डोज फ्रिक्वेंसी चेंज करें या अलग अलग अमाउंट में करें, तो हम इसे इम्यूनोसप्रेसिव की तरह भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, एड्स के ट्रीटमेंट में भी काम आएगी, कैंसर के ट्रीटमेंट में, एड्स के ट्रीटमेंट में, डायरेक्ट थेरेपेटिक एक्शन में, पैथोजन से लड़ने में। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, ऑटो इम्यून डिजीज में, जैसे आर्थराइटिस हो गया, उन सब में भी काम आती है हमारी
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और लास्ट में है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एड्स ट्रीटमेंट, अगर डोज के फ्रिक्वेंट चेंज करें तो इम्यूनोसप्रेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कंडीशन में, कैंसर की कंडीशन में ट्रीटमेंट में, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म मतलब पैथोजन को किल करने में डायरेक्ट थेरेपेटिक एजेंट की तरह भी काम आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये सारी थेरेपेटिक एप्लीकेशन हो गई, उसके लास्ट में प्रोटीन प्यूरिफिकेशन हो गया, उससे पहले ये सारी इमेजिनिंग हो गई। तो ये है आपकी एप्लीकेशन ऑफ MAB। और इससे पहले हमने देखा प्यूरिफिकेशन ऑफ MAB मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और उससे पहले हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और उससे पहले हमने देखा एक जनरल इंट्रोडक्शन। ये आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है। आई होप आपको सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी लेक्चर की रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और ये नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन पे मिलेंगे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन से जुड़ जाना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, ताकि जो भी अपडेट होगी या फर्दर आगे बी फार्मेसी की बात, जीपेट की तैयारी होगी, जो भी होगा, हम सारी रेगुलर अपडेट टेलीग्राम पे करते हैं, एप्लीकेशन पे नए नए फंक्शन लाते हैं आपके लिए, और इंस्टाग्राम पे मीम आते रहते हैं। तो जाइए, जाके सर्च कीजिए तीनों जगह पे डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं।